नमस्कार साथियों, आज हम लोग पर्यावरण के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देखा जाएगा जो प्रत्येक एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। पर्वत सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। बी दिया है अजैविक अवयव जीवाणु। हरे पौधे पारिस्थितिकी। वर्षा ग्लोबल वार्मिंग। अगर इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि हरे पौधे क्या होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की इकाई होते हैं। देखा जाए तो जितने भी युग्म दिए हैं सभी पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है, परंतु जो हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र के सही सुमेलित विकल्प है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला के विभिन्न घटकों का सही क्रम है। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है। पहला दिया है घास, टिड्डा, मेढक, सांप। फिर बी दिया है घास, टिड्डा, सर्प, मेढक। सी दिया है टिड्डा, मेढक, घास, सर्प, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो क्या है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, घास, टिड्डा, ये भी सही है, मेढक और सांप। अब देखिए, जो घास होता है उसको टिड्डा खाता है और टिड्डा को मेढक खा लेता है, और मेढक को क्या खा लेता है, सांप खा लेता है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा, ए। देखिए, जो कह रहे हैं कि ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती हैं खाद्य कहे जाते हैं। पौधे अपना खाद्य स्वयं निर्मित करते हैं, जबकि जंतु खाद्य के लिए पौधे पर निर्भर करते हैं। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है जिससे किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का क्या होता है, प्रवाह होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। पहला दिया है घास, गेहूं, आम। फिर घास, बकरी, मानव। सी दिया है बकरी, गाय, हाथी। डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा गाय, बकरी, मानव। क्या होगा, घास, बकरी, मानव। फिर दिया है जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है। कह रहा है कि जो जीवभार का पिरामिड है किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है, वन में, तालाब में, घास स्थली में, शुष्क स्थल में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, वन होगा कि तालाब होगा कि घासी स्थल होगा कि शुष्क स्थल। तो तालाब में क्या होता है, तालाब में क्या होता है, जीवभार का पिरामिड क्या होता है, उलट जाता है। जैसे उसमें क्या हो जाता है, सबसे बड़ी मछलियाँ होती हैं, फिर छोटी मछलियाँ होती हैं, फिर क्रस्टेशियन होता है, फिर प्लैंक्टन्स होता है। अर्थात तालाब में जीवभार का उल्टा पिरामिड होता है। प्रश्न पूछ रहे हैं किस जीवभार का उल्टा पिरामिड होता है, तो तालाब का उल्टा पिरामिड होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेशन होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा। पहला दिया है टिड्डा, फिर दूसरा दिया भेड़, तीसरा दिया सांप, चौथा दिया क्या, मवेशी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, टिड्डा होगा कि भेड़ होगा कि सांप होगा कि मवेशी होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थात सांप। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
कह रहा है निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। कह रहा निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र नहीं है। कह रहा है बबूल, यूकेलिप्टस, नीम, पीपल। बबूल, यूकेलिप्टस, नीम, पीपल। तो क्या होगा यूकेलिप्टस। क्या है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस की बात की जाए, इसकी अत्यधिक जल ग्रहण की क्षमता के कारण पर्यावरण का शत्रु के रूप में घोषित किया गया है। जो यूकेलिप्टस पेड़ होता है वह क्या करता है, अधिक मात्रा में जल को क्या करता है, ग्रहण करता है। इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ की मिट्टी का जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है और यह पौधा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। पूछेगा यूकेलिप्टस वृक्ष किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, यूकेलिप्टस महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। यूकेलिप्टस वृक्ष जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है। बबूल, अमलतास, आम, यूकेलिप्टस। इस प्रश्न का उत्तर अभी हम लोग देखे हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या है यूकेलिप्टस। फिर दिया है स्वच्छ जल समुदाय में लैटिक आवास का उदाहरण है। प्रश्न कह रहा है कि स्वच्छ जल समुदाय में लैटिक आवास का उदाहरण है। पहला दिया है तालाब एवं दलदल। फिर कह रहा है झरना एवं नदी। फिर कह रहा है तालाब एवं नदी, उपरोक्त में सभी। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर होगा लैटिक आवास का उदाहरण है तो क्या होगा तालाब एवं दलदल। क्या होगा तालाब एवं दलदल। देखिए स्थिर जल की आवास को लैटिक आवास के अंतर्गत आते हैं। जो लैटिक क्या होता है, स्थिर जल की आवास लैटिक आवास के अंतर्गत, जैसे आर्द्रभूमि, तालाब, झील, जलाशय आदि के जल क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। ये किसके अंतर आते हैं, लैटिक के अंतर्गत। लेकिन बहते जल के आवास को लोटिक आवास कहते हैं। जैसे नदी, नदी क्या है, लोटिक आवास है। ठीक, झरना क्या है, लोटिक आवास है। लेकिन कह रहा है जो जल स्थिर होते हैं, क्या जो जल स्थिर होते हैं उस जल के आवास को कहते हैं लैटिक आवास कहते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है दो भिन्न समुदाय के बीच संक्रांति का क्षेत्र कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटाइप, इकेड, इकोस्फीयर, इकोटोन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा इकोटोन। क्या होता है, जैसे मान लीजिए जाए एक समुदाय ये है और एक समुदाय ये है। तो मान लीजिए ये जंगल समुदाय है और ये क्या है, घास समुदाय है। तो इसके बीच का जो क्षेत्र होता है, जो दोनों स्थली आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोटोन। फिर कह रहा है सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है। मरुस्थल है, पर्वत है, महासागर है, वन है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा महासागर। क्या होगा, महासागर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों में चक्रण को क्या कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, रासायनिक चक्र कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, भू रासायनिक चक्र कहते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए, कह रहा है जैव भू रासायनिक चक्र। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जैव भू रासायनिक चक्र होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जैव भू रासायनिक चक्र।
अब ये इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप से पुनरागमन के प्रारूप जैसे भू रासायनिक चक्र कहते हैं। प्रकृति में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन इत्यादि तत्व जैव भू रासायनिक चक्र में पाए जाते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जैव भू रासायनिक चक्र, एक होता है उसी के अंतर्गत होता है एक गैसीय चक्र, एक होता है अवसादी चक्र। तो पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन में संबंध नहीं है? कह रहा है जल प्रबंधन, वन रोपण, औद्योगिक प्रबंधन, वन जीव सुरक्षा। तो कह रहा है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन में संबंध नहीं है? जल प्रबंधन, वन रोपण, औद्योगिक प्रबंधन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? औद्योगिक प्रबंधन क्या है? औद्योगिक प्रबंधन नहीं है, बल्कि जल प्रबंधन, वन रोपण, वन जीव सुरक्षा क्या है? पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध रखते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? कह रहा है पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता किस आंदोलन का नारा है? इफ्को आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चिपको आंदोलन। जो स्थायी पारिस्थितिकी मितव्ययिता है, यह चिपको आंदोलन का नारा है। नर्मदा बचाओ नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन था। जो इफ्को आंदोलन था वो दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन था, और यह आंदोलन कर्नाटक से क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से, पादप परियोजना से। तो चिपको आंदोलन क्या था? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? क्या होगा? पादप संरक्षण से। जो चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। वनों की कटाई को रोकने के लिए 26 मार्च को 1974 कब 26 मार्च 1974 को गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाएं वृक्षों से क्या करती थी? चिपक कर खड़ी हो गई और पेड़ों को नहीं कटने दिया। तो अगर प्रश्न है चिपको आंदोलन संबंधित है तो पादप संरक्षण से। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। क्या? एजी टांसले ने किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर ये भी सही है। फिर कह रहा है जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित करते हैं, ये भी सही है। फिर कह रहा है प्रकाश संश्लेषण, क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपना भोजन का उपभोग करता है। तो ये क्या होगा? ये हमारा क्या है? गलत है। उपभोक्ता मानव सहित परपोषित जंतु होते हैं। जो स्वपोषित पौधे क्या है? जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों को अपना क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा उपभोक्ता अपना भोजन उपभोग करता है, इनमें से कोई नहीं। अब कह रहा उपरोक्त कथनों में से कौन सही है? तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो 1 और 2 क्या है? 1 और 2। एक में क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। अब दूसरा क्या है? जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। कह रहा है परितंत्र की घटती उत्पादकता
के क्रम में उनका निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही है। कह रहा है परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। पहला दिया महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव। फिर भी दिया है मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील। मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, करा घटते क्रम में। तो महासागर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, महासागर में सबसे ज़्यादा होता है। अब परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही क्रम क्या है, मैंग्रोव है। क्या है, मैंग्रोव, घास स्थल, झील और लास्ट में क्या होगा, महासागर होगा। क्या कहा हमने, मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। अधिक विविधता परितंत्र की उत्पादकता में भी अधिक होगी। इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। इस प्रश्न का उत्तर होगा मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। इसका ऑप्शन क्या होगा, सी। ऑप्शन हमारा कौन नंबर होगा, सी, मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसने गहन पारिस्थितिकी शब्दों का प्रयोग किया था। कह रहा है ई.पी. ओडम, सी.आर. दास, क्लीमेंटस ने और अर्निस्ट नेस। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अर्निस्ट नेस ने। अर्निस्ट नेस ने सर्वप्रथम वर्ष 1973 में गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिकी नीचे अर्थात आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। ग्रीनेल ने, डार्विन ने, ई.पी. ओडम ने, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि पारिस्थितिकी नीचे क्या होता है, पारिस्थितिकी नीचे का सर्वप्रथम प्रयोग जोसेफ ग्रीनेल ने, अर्थात किसने, जोसेफ ग्रीनेल ने किया था। कब किया था, 1917 में प्रस्तुत किया था। जिन्होंने सूक्ष्म आवास कहा, जिन्हें इन्होंने सूक्ष्म आवास कहा। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न कर रहा, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है। भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, हापस, क्यूबिक फुट, क्यूबिक टन। तो पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई क्या है, हमारा भूमंडलीय हेक्टेयर। क्या है, इस प्रश्न का उत्तर होगा पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई क्या होती है, भूमंडलीय हेक्टेयर होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। कह रहा है जीवजात, पारिस्थितिकी पदछाप, जीवोम और निकेत। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय के घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय के घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। एक्वोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन, थर्मोक्लाइन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा पिक्नोक्लाइन। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।